अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप अपनी स्टोरीज़ को भेजें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ को शेयर कर सकूं। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही वियर्ड स्टोरी है और बड़ी हिस्टोरिक स्टोरी है। ये स्टोरी हमें रोहित साहब ने भेजी है और रोहित साहब बेसिकली ज़िक्र करते हैं इनके फादर का। ये जो स्टोरी थी रोहित साहब को इनके फादर ने सुनाई थी और इनके फादर को उनके ग्रैंडफादर ने सुनाई थी। यानी अगर आप इस स्टोरी को देखें, बैकग्राउंड में जाएं, तो कम से कम 100 साल पुरानी ये कहानी है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुना सकूं जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था या जिनके ज़माने में या जिनके गांव में ये वाक़या पेश आया था। ये स्टोरी बेसिकली हिमाचल प्रदेश की स्टोरी है और वहाँ पे एक कदीम गांव है मलाना। तो अब से 100 साल पहले ये जिन साहब के साथ स्टोरी पेश आई थी मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाता हूँ। हमारा जो गांव था ये बहुत पुराना गांव था, बहुत कदीम गांव था और ये जो गांव था ये शहर से बहुत ज़्यादा दूर आबाद था। यहाँ पे बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर थी। रोड कच्चे पक्के थे, तालीम की सहूलत मौजूद नहीं थी। आम तौर पे बच्चे 2 या 3 क्लासें पढ़ पाते थे, उसके बाद वो काम धंधे में या खेतों में चले आया करते थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब बत्ती या लाइट मौजूद नहीं हुआ करती थी और ज़्यादातर लोग ट्रैवलिंग के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। हमारे गांव की आबादी क्योंकि इतनी नहीं थी तो गांव में जो कुछ वाक़यात होते थे या जो भी होता था तो सबको सबके बारे में पता होता था। अगर कोई किसी परेशानी में होता उसका भी पता होता, अगर कोई किसी की खुशी होती तो सारे के सारे गांव वाले उसकी खुशी में शामिल हुआ करते थे। ये जो हमारा गांव था ये चारों तरफ से जंगलात से घिरा हुआ था। बहुत सारे दरख्त और पेड़ मौजूद थे। एक तरफ एक नदी भी मौजूद थी और सब लोगों की यही कोशिश होती थी कि जितने भी काम हैं अंधेरा होने से पहले निपटा लें, क्योंकि अंधेरा होने के बाद बहुत ज़्यादा वीराना हो जाता था और जो भी गांव के लोग थे वो कोशिश करते थे घर से बाहर ना निकलें। बहुत सारे किस्से कहानियाँ यहाँ पे मशहूर थे और बहुत सारी मिथ्स थी जो मौजूद थीं। अक्सर ऐसा होता कि गांव के जो बुज़ुर्ग थे या गांव के जो बड़े थे वो सूरज ढलने से पहले एक साथ बैठा करते थे और गांव के जो भी मसले मसाइल थे उनको डिस्कस किया करते थे, उनके सलूशन के लिए अपना किरदार अदा किया करते थे। तो उन्हीं दिनों एक केस आया और ये जो केस था ये विष्णु का केस था और विष्णु का कहना था कि उसको पिछले 1-2 दिन से एक औरत है जो नज़र आती है। वो जो औरत है वो अक्सर वीरान जगह पे, पेड़ के नीचे या सुनसान जगह पे खड़ी होती है और इसने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, एक अजीब सा खौफ है जो उसको देखने के बाद विष्णु पे तारी हो जाता है और ये पूरी कोशिश करता है कि उसके ऊपर आंख उठा के या उसको आंख भर के ना देखे, क्योंकि अगर यह उसको आंख भर के देखता है या गौर से देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि इसके पाँव तले ज़मीन निकल चुकी है। इस पर शदीद खौफ तारी हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। अब उसकी ये बात सुन के जो भी बुज़ुर्ग थे या गांव के जो भी बड़े थे उन्होंने हैरानी का इज़हार किया। वो कहने लगे कि हो सकता है कोई प्रीत हो, कोई इस तरह की चीज़ हो जो तुम्हें नज़र आती हो, लिहाजा तुम इसको इग्नोर करो और हम तुम्हें कुछ पढ़ने के लिए बता रहे हैं, कोशिश करो ये पढ़ते रहो। जब जब तुम ये पढ़ते रहोगे तो वो जो औरत है या वो जो भूत है या प्रेत है वो तुम्हें नज़र आना बंद हो जाएगा। अब जो भी बुज़ुर्ग थे उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद विष्णु ने वही सब करना शुरू किया जो ये सारे बुज़ुर्ग उसको बता रहे थे। लेकिन ये जो औरत नज़र आ रही थी ये मुसलसल नज़र आती रही और उसने अपना नज़र आना ख़त्म नहीं किया। अब 2-4 दिन के बाद इस तरह होने लगा कि वो जो औरत थी, जो बहुत खौफनाक औरत थी, वो इसके ख्वाब में आने लगी। और जब वो पहली दफ़ा विष्णु के ख्वाब में आई तो उसने आके ये जो बुज़ुर्ग थे या ये जो बड़े थे इन सबको आके बताया और इन सबको बताया कि आज वो मेरे ख्वाब में आई थी और उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन मौजूद हैं
3 दिन के बाद मैं आऊँगी और तुम्हें अपने साथ लेके चली जाऊँगी। अब जब विष्णु ने ये कहा तो वो जो भी बुज़ुर्ग थे या जो भी गांव के बड़े थे वो परेशान हो गए और उन सब ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ये जो औरत है ये कौन औरत है, ये क्यों इसके ख्वाब में आती है या इसको क्यों नज़र आती है, आखिर इसका उस औरत से क्या ताल्लुक़ है। अब जब पहली दफ़ा उसने अपने ख्वाब का जिक्र किया तो जो भी बुज़ुर्ग थे उन्होंने उसको फिर समझाया और फिर कहा कि जो कुछ हम तुम्हें बता रहे हैं वो पढ़ते रहो, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो औरत है या ये जो प्रेत है ये आना ख़त्म हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। एक रात मज़ीद गुजर गई और जब ये दूसरी रात गुजर गई और शाम में वैसे ही सारे के सारे बुज़ुर्ग एक जगह जमा थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो दोबारा से विष्णु परेशानी के आलम में उन सब के पास आया। और जब वो उन सब के पास दोबारा आया तो आके उसने कहा कि आज फिर वो मेरे ख्वाब में आई थी और मेरे ख्वाब में आने के बाद उसने मुझे एक और चेतावनी दी है। ये सुनने के बाद जो भी बुज़ुर्ग थे या जो भी बड़े थे वो पूछने लगे कि उसने ऐसा क्या कहा है या तुम्हें क्या मैसेज दिया है। इस सवाल के जवाब में विष्णु ने कहा कि आज उसने ख्वाब में आके कहा था कि तुम्हारे पास मज़ीद 2 दिन बाकी हैं, जो भी तुम्हारी फैमिली के मैटर्स हैं, जो भी जायदाद का मसला है या जो भी लेन देन करना है वो कर लो। 2 दिन के बाद मैं आऊँगी और तुम्हें अपने साथ लेके चली जाऊँगी। अब जब ये सुना तो वो जो भी बुज़ुर्ग थे या जो भी बड़े थे वो परेशान होना शुरू हो गए और उन लोगों ने आपस में डिस्कस करना शुरू किया कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है, बेहतर ये कि किसी पंडित को या किसी प्रीस्ट को इन्वॉल्व किया जाए या किसी ऐसे शख्स को बताया जाए जो इस सब के बारे में जानता हो। और ये सब डिस्कशन के बाद बराबर वाले गांव में एक बहुत बड़ा पंडित था जो रहा करता था, उससे रब्ता किया गया। और जब उससे रब्ता किया गया उसको सारा का सारा केस बताया गया तो वो कहने लगा कि मेरे ख़्याल में ये मामला हाथ से निकल चुका है। वो जो भी औरत है, जो भी चुड़ैल है, जो भी प्रेत है, वो इस आदमी के पीछे लग चुकी है और वो उसको लेके ही जाएगी। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, सो मैं अपनी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं वादा नहीं करता क्योंकि अब इस आदमी के पास और हम सब के पास बहुत कम टाइम बचा है। ये कहने के बाद वो जो पंडित था उसने अपना जो भी इल्म था वो करना शुरू किया। और फिर तीसरी रात आ गई। जब तीसरी रात आई तो विष्णु सोया और सोने के बाद अगेन उसको ख्वाब आया। और इस बार वो जो औरत थी वो बहुत तैयार हुई हुई थी, उसने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनी हुई थी, बहुत चमकते हुए कपड़े पहने हुए थे, और वो इसको कह रही थी कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है और आज के बाद तुम अपने घर वालों को सबको छोड़ के मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओगे। लिहाजा जो भी तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तुम्हारे जानने वाले हैं, तुम्हारे अजीज़ व क़रीब हैं, इन सब के पास जाओ, इनसे मिलो, मुलाकात कर लो। और ये कहने के बाद वो जो औरत थी एकदम ख्वाब के अंदर ही गायब हो गई, और जैसे ही वो गायब हुई तो उसकी आँख खुल गई। ये बताते हैं कि जैसे ही उसकी आँख खुली तो वो परेशान होकर उठा, और उठने के बाद उसने ये जो बुज़ुर्ग थे या ये जो पंडित था इससे रब्ता किया, उसको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे ख्वाब में आया है। ये सुनने के बाद वो जो पंडित था वो भी कहने लगा कि हाँ, ऐसा ही ख्वाब मुझे भी आया है, और वो जो औरत है या वो जो चुड़ैल है या वो जो प्रेत है वो कह रही है कि तुम इसके लिए कुछ ना करो, तुम्हारे कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये मेरा हो चुका है, मैं इसको लेके चली जाऊंगी। लिहाजा मेरा जो भी इल्म था उसके मुताबिक मैंने कोशिश कर ली। अब बेहतर ये है कि जो भी तुम्हारे अजीज़ व क़रीब हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तुम्हारे जानने वाले हैं, गाँव वाले हैं, सबके पास बारी बारी जाओ, सबसे मुलाकात कर लो, क्योंकि उस औरत के मुताबिक ये तुम्हारा आखिरी दिन है। ये सुनने के बाद वो जो विष्णु था बहुत परेशान हुआ, रोने लगा, बारी बारी करके सबसे मिलने लगा, और जब वो सबसे मिल चुका तो सबसे आखिर में वो अपने घर वालों, अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चों के पास गया। ये अभी अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने बीवी बच्चों से मिल ही रहा था कि एकदम से उसके सीने में तकलीफ़ शुरू हुई, और देखते ही देखते उसका देहांत हो गया या उसका इंतकाल हो गया। ये बताते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो ये शाम के तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम था, और हमारी यही कोशिश थी कि जो भी करीबी नदी है या जो करीबी किनारा है जहाँ पे हम इसका जो आखिरी रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, हम वहाँ पे चले आते हैं और वहाँ जाके कोशिश करते हैं कि आज ही इसकी रसूमात अदा कर सकें, ताकि इस दुनिया से इसका रिश्ता या इसका नाता ख़त्म हो जाए। और इसी हवाले से गांव के जितने भी लोग थे, बुज़ुर्ग थे, सब ने बढ़ चढ़ के तैयारी शुरू कर दी,
और गांव से तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर दूर एक नदी या एक नहर मौजूद थी और ये डिसाइड किया गया कि इसका जो आखिरी रिचुअल्स हैं या इसकी जो आखिरी रसूमात हैं वहाँ पे अदा की जाएंगी। अब पुराना दौर था, पुराने लोग थे, ट्रांसपोर्टेशन का इतना इंतज़ाम नहीं था, लिहाजा यही डिसाइड हुआ कि एक बैलगाड़ी के ज़रिए इसकी चिता को नदी किनारे पहुंचाया जाएगा और वहीं पे ही आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। अब जब ये लोग निकले तो निकलते निकलते तकरीबन सनसेट हो चुका था और सनसेट के टाइम पे ये वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद इसका जो भी आखिरी रसूमात थी वो अदा की गई और वहाँ से फ्री होते होते इन सबको रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बज गए थे। अब उस दौर में 9, साढ़े 9 बजे का मतलब आधी रात थी। ज़्यादातर गांव वाले जो थे वो अपने गांव में मौजूद थे, कुछ लोग थे जो उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। ये बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम लोगों ने वापस चलना शुरू किया तो ये जो रास्ता था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था और हमारी कोशिश ये थी कि जितना जल्दी हो सकता है हम वापस अपने गांव में पहुंच जाएं, क्योंकि ये जो विष्णु था इसकी जो डेथ हुई थी ये मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के साथ हुई थी और जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद थे, इवन मैं ख़ुद भी शदीद खौफ का शिकार थे। हमें ये डर था कि कहीं हमारा सामना उस भूतनी से, उस प्रेत से या उस चुड़ैल से ना हो जाए। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग बैलगाड़ी में कच्चे पक्के रास्ते पे अपने गांव की तरफ चल रहे थे कि चलते चलते ये जो जंगल का सा हिस्सा आता है वहाँ पे हमने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक औरत है जो खड़ी हुई है और जैसे जैसे हम उसके करीब बढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो औरत है इसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और जैसे जैसे हम मज़ीद करीब जाते चले गए वैसे वैसे हमने देखा कि इसके जो बाल हैं बहुत बिखरे बिखरे बाल हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसकी जो आँखें हैं वो दूर से ही चमक रही हैं। खैर जैसे ही हम मज़ीद करीब पहुँचे तो हमें अंदाज़ा हो चुका कि ये जो मखलूक हमारे सामने खड़ी हुई है, ये जो औरत हमारे सामने खड़ी हुई है, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये यकीनन कोई चुड़ैल है, भूतनी है या कोई प्रेत है। अब जबकि हम उसके बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे तो हमने देखा कि वो जो औरत है या वो जो लड़की है वो सामने की तरफ इशारा कर रही है और वो जिस तरफ इशारा कर रही है वहाँ पे एक पेड़ मौजूद है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी है जो खड़ा हुआ है। उसने भी सफ़ेद कलर के या वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये देखा देखा है। और जब हम मज़ीद करीब पहुँचे तो हमने देखा कि वही विष्णु जिसकी आखिरी रसूमात अदा करके हम लोग आ रहे थे ये उस पेड़ के नीचे या वहाँ पे खड़ा हुआ था। ये देख के जितने भी गांव वाले थे सबके सब सटपटा गए, सबकी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इसकी आखिरी रसूमात अदा की गई थी और जितने भी लोग साथ मौजूद थे ये सारे के सारे गवाह थे। इन्होंने अपने हाथों से उसकी चिता को आग लगाई थी। बहरहाल ये देखने के बाद जितने भी लोग थे वो सारे के सारे खौफ का शिकार हो गए और सबको जो कुछ आता था सब ने वो पढ़ना शुरू किया और यही डिसाइड किया कि इन दोनों को इग्नोर करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हमने इनको इग्नोर नहीं किया तो हो सकता है ये जो मखलूक़ात हैं या जो कुछ हैं ये हमें नुकसान पहुँचाएँ या हमें फॉलो करें। यह बताते हैं कि वो जो रात थी वो सबसे भारी रात थी, वो जो सफ़र था सबसे मुश्किल सफ़र था और ये जो कुछ हुआ था ये हमारे गांव की बल्कि इस पूरे इलाके की तारीख़ का सबसे खौफनाक, सबसे हौलनाक वाक़या था। जैसे तैसे करके हम लोग वापस अपने गांव पहुँचे और जब सारे के सारे गांव पहुँचे तो हमारे पास बताने को कुछ नहीं था। हम सब के सब लोग बहुत बुरी तरह डरे हुए थे और गांव पहुँचने के बाद ये जितने भी लोग थे सारे के सारे बीमार हो चुके थे और तकरीबन 8 से 10 दिन तक इन सबको शदीद बुखार रहा। ये बताते हैं कि हमारे गांव की तारीख़ का या उस इलाके का ये सबसे हिस्टोरिक वाक़या था जो आज भी मशहूर है और जिसके बारे में आज भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो लोगों को सुनाई जाती हैं। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये मिस ज़ोबिया ने भेजी है और ये इससे पहले भी 2-4 दिन पहले स्टोरी भेज चुकी हैं और ये बताती है कि इनकी जो ये स्टोरी है ये इनकी एक फ्रेंड है, उनकी कज़न की स्टोरी है और मेरी कोशिश है कि मैं उनकी ही ज़बानी ये स्टोरी शेयर कर सकूं ताकि आप सब लोगों को सुनने में, समझने में आसानी हो सके। मेरे जो पेरेंट्स थे उनका इंतकाल हो चुका था और मैं दिल्ली के अंदर एक घर में रहा करती थी। ये जो घर था ये एक बहुत बड़ा घर था
और इस घर में क्योंकि मैं अकेली रहती थी तो मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली थी और एक अच्छी कंपनी में या एक फर्म में मैं जॉब किया करती थी। तमाम कंपनीज़ की तरह मेरे ऑफिस में भी 6 दिन काम पे जाना होता था और इतवार के दिन छुट्टी हुआ करती थी। तो ऐसे ही एक इतवार का दिन था और मैं सुबह सो के उठी। मेरी आदत थी कि जब मैं सुबह सो के उठती थी, ख़ास तौर पे इतवार को, तो चाय का कप लेके टहलती रहती थी और टहलते टहलते चाय पिया करती थी। और इसी दौरान ही मैं प्लान किया करती थी कि जो संडे है इस संडे को कैसे गुजारना है। खैर, मैंने चाय ली और मैं टहलती टहलती छत की तरफ चली गई। आज जब मैं छत की तरफ गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मौसम बहुत सुहाना हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। अभी मैं छत पे ही मौजूद थी कि एकदम से तेज़ हवा चलना शुरू हुई और ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी आने वाली है या शायद कोई तूफ़ान है जो आने वाला है। अभी मैं कोशिश कर रही थी कि इस मिट्टी से, इस हवा से खुद को बचा सकूं, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ है जो मुझसे आके टकराई है। जब मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि मुझसे आके एक ब्रेसलेट है जो टकराया था और वो टकराने के बाद नीचे गिरा हुआ है। इस छत पे मैं अकेली मौजूद थी और ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था कि किसी ने आगे से, पीछे से या किसी और घर से ये फेंका हो। मैं बड़ी हैरानी के आलम में उस ब्रेसलेट को देख रही थी। ये जो ब्रेसलेट था ये सिल्वर कलर का ब्रेसलेट था। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस ब्रेसलेट के अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन थी कि मैंने ना चाहते हुए भी इसको उठाया और सोचने लगी कि पता नहीं किसका है जो यहाँ आके गिर गया है। खैर, कुछ देर आगे पीछे देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसको पहन लेती हूँ और अगर कोई मांगने आएगा या किसी का होगा या कोई मुझसे मांगेगा या क्लेम करेगा तो मैं उसको वापस कर दूँगी। इन्हीं ख्यालात पे मैंने जो ब्रेसलेट था वो पहन लिया और पहनने के बाद नॉर्मली जैसे रूटीन होता है वो फॉलो करना शुरू किया। अपनी फ्रेंड से मुलाकात तय की और एक पार्क की तरफ चलती बनी। जब मैं पार्क में पहुंची तो मुझसे पहले ही मेरी दोस्तें मेरा इंतज़ार कर रही थी और मेरी दोस्तों में से जो मेरी एक दोस्त थी उसने मुझसे पूछा कि ब्रेसलेट किसका है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मेरी मदर का था, वही मैंने पहना है। बात आई गई हो गई, लेकिन मेरी जो वो दोस्त थी वो इस ब्रेसलेट को बार बार गौर से देख रही थी और जब वो इसको बार बार गौर से देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये इसी का ना हो। लेकिन क्योंकि मैं झूठ बोल चुकी थी और मुझे नहीं पता था ये किसका है, लिहाजा मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम रही और यूं हमारी जो मुलाकात थी वो ख़त्म हुई और सब अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये बताती हैं कि जैसे जैसे हम अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए थे, वैसे ही निकलते ही मुझे महसूस हो रहा था मेरी जो तबीयत है एकदम से भारी होना शुरू हो चुकी है और कुछ गलत है जो होने वाला है या कुछ गलत है जो मेरे साथ हो रहा है। मैं अपने घर की तरफ रवां दवां थी और जैसे जैसे मेरा घर करीब आ रहा था या मेरी स्ट्रीट शुरू हुई थी तो मेरे कदम एकदम बोझल हो चुके थे और मेरा जो दिल था मुकम्मल तौर पे भारी हो चुका था। मेरे कदम चाहते हुए भी नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत है या कोई बोझ है या कोई वज़न है जो मेरे कंधों पे मौजूद है और वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं घर नहीं जाऊं। खैर, जब मैं घर पहुंची तो मेरी जान में जान आई। जल्दी से मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं आके बेड पे लेट गई। जब मैं बेड पे लेटी तो कुछ देर बाद मुझे महसूस होने लगा कि जैसे इस कमरे के अंदर कोई है जो मौजूद है। ख़ास तौर पे मुझे एहसास हो रहा था कि कोई काला साया है जो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है और ये जो साया है मुसलसल अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। अभी मैं इस साए को ऑब्ज़र्व भी कर रही थी या इसको पहचानने की कोशिश ही कर रही थी कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मेरे सीने पे आके बैठ चुका है और मुसलसल मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं पूरी जान मार रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं इस वजूद को या इस वज़न को हटा सकूं, लेकिन जो भी था बहुत वज़नी था, बहुत ताकतवर था और मुसलसल कोशिश के बावजूद भी मैं उसको हटा नहीं पा रही थी। अभी मैं उसको हटाने की कोशिश ही कर रही थी कि ऐसा लगा कि ये जो साया है या जो भी वजूद है जो इस कमरे में मौजूद है,
या जो मेरे सीने पे चढ़ के बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि जैसे ये जो नेकलेस तुमने पहना है ये मेरा नेकलेस है और ये मैंने ही तुम्हें दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो वज़न था मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा आखिरी टाइम आ चुका है, अब मैं नहीं बचूंगी। खैर देखते ही देखते एकदम से जो कुछ मुझे आता था वो मैंने पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो वज़न था, ये जो साया था, ये दूर होने लगा और बिला आखिर मैं मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो गई। ये बताते हैं कि कुछ देर तक मैं अपनी सांस को बहाल करती रही। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी उसी फ्रेंड को फ़ोन किया जो मुझसे इस ब्रेसलेट के बारे में पूछ रही थी। मैंने उसको उस सारी सूरत हाल से आगाह किया और वो जो मेरी दोस्त थी वो कहने लगी कि चलो मेरे घर की तरफ आ जाओ और रास्ते में ये जो ब्रेसलेट तुम्हें मिला था इसको फेंकती हुई आना। क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा इस ब्रेसलेट को देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कभी ब्रेसलेट मैंने ख्वाब में देखा है या शायद मैं कभी ऐसी ब्रेसलेट को यूज़ कर चुकी हूँ। और मेरा भी यही ख्याल है कि जब मैंने ऐसे ब्रेसलेट को यूज़ किया था या ख्वाब में देखा था तो मेरी भी कैफियत ऐसी ही थी। बहरहाल जैसे ही ये घर से निकली तो ये जो ब्रेसलेट था इन्होंने इस ब्रेसलेट को रास्ते में फेंक दिया और जब इन्होंने इस ब्रेसलेट को बाहर फेंका तो उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि इनकी जो तबीयत है वो नॉर्मल हो चुकी है या सेंसस में आ चुकी हैं। और उसके बाद से कभी भी इनको इस तरह की ना कोई एंटिटी नज़र आई, ना इस तरह का साया नज़र आया, ना कभी भी इनको अपने रूम में इस तरह की एंटिटी के होने का एहसास हुआ। तो गाइस इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आपको कोई चीज़ मिले, कोई भी नेकलेस मिले, कोई हार मिले, तो आप अवॉइड करें कि उसको उठाएं या उसका इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सब के लिए आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।